Hello and welcome all of you, my dear students. Myself, Dr. Vishwas. Today we will study about the new topic Montague Chelmsford reforms. It is also known as the भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए जानते हैं इसके संबंध में कुछ और फैक्ट्स को। In 1919, another act was passed by the government of India, which is known as Montague-Chelmsford Act. Chelmsford was the Viceroy of India at that time, while Montague was the Secretary of State for India. Hence, this act was named after him. चलिए जानते हैं रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पासिंग द एक्ट। इसके कारणों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण था मार्ले मिंटो अधिनियम के प्रति लोगों में असंतोष का होना। आपने ध्यान दिया होगा कि भारतीयों में काफ़ी लंबे समय से स्वायत्त शासन की मांग बढ़ रही थी और जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म था, इस अधिनियम द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। जो संसदीय प्रणाली थी, सिस्टम था, वो भी एक दिखावा साबित हुआ था। और साथ ही अगर हम बात करें आधी आबादी की, तो स्त्रियों को अभी तक यानी मार्ले मिंटो रिफॉर्म तक किसी भी तरीके का वोटिंग का राइट नहीं दिया गया था। दूसरा बहुत बड़ा दबाव था प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। उल्लेखनीय है कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले भारतीयों को अंग्रेजों से बहुत आशाएं थीं, इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था, जो ध्रुवीय शक्तियां थीं। और इस युद्ध के बाद भारतीयों की जो रही रही सही जो स्वायत्त शासन यानी कि होम रूल पाने की जो उनकी अभिलाषा थी, वो भी टूट गई जब अंग्रेजों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह से भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए भी ये अधिनियम पारित किया गया था। तीसरा महत्वपूर्ण दबाव और कारण था क्रांतिकारी आंदोलन का। क्रांतिकारी आंदोलन में हम देखते हैं कि रास बिहारी बोस जैसे कुछ क्रांतिकारी ऐसे हुए जिन्होंने खलबली मचा दी अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेशन में। रास बिहारी बोस ने तो लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम ही फेंक दिया। और यही नहीं, विदेशों में भी गदर पार्टी जैसे बहुत से मूवमेंट शुरू हो गए, क्रांतिकारियों के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई, जिससे अंग्रेज बिल्कुल घबरा गए और इसके दबाव के चलते उन्हें यह अधिनियम 1919 का भारत सरकार अधिनियम पारित करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस के मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दल थे या जो उदारवादी और उग्रवादी जो विचारधाराएं थी, उनमें जो मतभेद हुआ था, उसे 1916 में एनी बेसेंट ने समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। इसके अतिरिक्त मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट ने मिल करके 1916 का लखनऊ पैक्ट मुस्लिम लीग और कांग्रेस में कराया, जिससे हिंदू मुस्लिम्स को की एकता को इस्टेब्लिश करने में काफ़ी बड़ा सहायता मिली और इससे अंग्रेज़ों को एक बहुत बड़ा झटका लगा। साथ ही हम देखते हैं महात्मा गांधी नाम एक बहुत बड़ा नाम जो भारतीय राजनीति के क्षेत्र में जिनका पदार्पण होता है, और इन्होंने महात्मा गांधी ने आकर के पूरे भारत का भ्रमण किया और फिर भारतीय राजनीति में कूद पड़े। तो इसके अलावा हम देखते हैं होम रूल लीग का सशक्त होना भारतीय राजनीति के लिए बहुत अधिक प्रभावकारी रहा। हम देखते हैं कि होम रूल लीग में एनी बेसेंट और तिलक जी ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने 1915 में पूरे अलग अलग अपने संस्थाएं इस्टेब्लिश की। पूना में तिलक जी ने और मद्रास में एनी बेसेंट जी ने अपने अपने मूवमेंट शुरू किए और इससे अंग्रेज सरकार घबरा गई और इसका परिणाम ये हुआ कि एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा करना पड़ा और इसका उल्टा प्रभाव अंग्रेजों पर पड़ा। चलिए बात करते हैं मार्ले मिंटो जो रिफॉर्म्स था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद में जो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, इसके प्रमुख बिंदु।
पहला बिंदु है भारत सचिव के कार्यकाल का, यानी कि उसके भारत में रहने का, कार्य करने का जो उसका व्यय था, संपूर्ण खर्च, वो अभी तक, इसके पहले तक भारत सरकार के रेवेन्यू से दिया जाता था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा अब ये ब्रिटिश सरकार के राजस्व से दिया जाना था। इंग्लैंड में भारत सरकार के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक नया पद का सृजन किया गया, जिसको इंडियन हाई कमिश्नर कहा गया। और इंडियन हाई कमिश्नर का जो खर्च था वो भारतीय रेवेन्यू से दिया जाना था। इसी के साथ गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि की गई, और इसके अलावा भारतीयों की जो मांग थी कि सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को समाप्त किया जाए, हालांकि अंग्रेजों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। चलिए अगले बिंदु के बारे में जानते हैं। अगला बिंदु है गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाया गया। द नंबर ऑफ इंडियंस इन द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज इंक्रीज्ड। इसके साथ ही अब नाउ two houses legislature was arranged. The upper house was called council of state and the lower house was called the central legislative assembly. यहाँ पर एक और ख़ास बात देखने को मिलती है। इंडियन गवर्नेंस वॉज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। अगर हम सेंट्रल सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, पॉलिटिकल रिलेशंस एंड फाइनेंस एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनको केंद्रीय विषयों के अंतर्गत रखा गया था। यदि हम प्रांतीय विषयों की बात करें तो इसमें चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा आदि विषयों को रखा गया था। एक विशेष चीज़ थी कि द्वैध शासन यानी कि प्रांतों में डायची सिस्टम शुरू किया गया। इसमें संरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में विषयों को डिवाइड किया गया। अगर हम संरक्षित विषयों की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण विभाग रखे गए थे, जैसे कि पुलिस विभाग, न्याय विभाग, वित्त विभाग, सिंचाई, भू राजस्व, शांति व्यवस्था, उद्योग, जेल इत्यादि ऐसे विभाग थे। जबकि अगर हस्तांतरित ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, चिकित्सा आदि, कृषि जो भी विषय थे इनको इसमें रखा गया था, और ये विषय भारतीय जो चुने गए मिनिस्टर्स थे उनको सौंपा गया। विशेष रूप से यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इन विषयों में जो भारतीय मिनिस्टर्स थे वो एक योजना तो बना सकते थे, बट अक्सर होता क्या था, जो सेक्रेटरी होते थे वो उनके योजनाओं को सफल होने में बाधा उत्पन्न करते थे, क्योंकि धन उपलब्ध कराना उन्हीं के हाथ से होता था, जो जनरली नहीं होता था, और मिनिस्टर्स के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती थीं वो सिर्फ फाइलों में ही रह जाती थीं। चलिए बात करते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जो कि भारत सचिव को इस आयोग की नियुक्ति का इसका कार्य सौंपा गया था। चलिए आज आपके लिए मैं इस जो महत्वपूर्ण बिंदु लाया हूँ आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित आपके एमसीक्यूज में बहुत सारे प्रश्न आगामी बीए 6 सेमेस्टर की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।